हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं हिंदी प्राध्यापिका राजबाला आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य समीक्षा पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम भारतेंदु मंडल के कवियों का श्रृंखलाबद्ध अध्ययन कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज मैं एक कड़ी और जोड़ने जा रही हूँ और उसमें बात करने जा रही हूँ इसी मंडल के एक अन्य कवि बालकृष्ण भट्ट की। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु मंडल के उन गिने चुने साहित्यकारों में से एक थे जिन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। ये हिंदी के प्रथम निबंधकार भी माने जाते हैं और भारतेंदु मंडल के कवियों में, या कह लीजिए भारतेंदु युग के कवियों में, इनका स्थान भारतेंदु हरिश्चंद्र के पश्चात माना जाता है। मतलब पहले स्थान पर भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है तो दूसरे स्थान पर बालकृष्ण भट्ट को बिठाया जाता है। तो आज इन्हीं हिंदी के उपासक बालकृष्ण भट्ट की बात मैं करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम इनके जन्म की बात करेंगे। इनका जन्म हुआ 1844 ईस्वी में और तिथि थी 23 जून 1844 ईस्वी में। इनका जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, उस समय इसे क्या कहा जाता था? प्रयाग कहा जाता था। इलाहाबाद के संपन्न मालवीय परिवार में इनका जन्म होता है। मतलब कि 23 जून 1844 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद कह लीजिए या प्रयाग कह लीजिए, वहाँ के संपन्न कुल प्रतिष्ठित घराने में इनका जन्म होता है। इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। इनके पिताजी का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। और इनके पिताजी क्या थे? उस समय के प्रतिष्ठित व्यापारी थे। इनकी माता का नाम था पार्वती देवी, जो कि बहुत ही सुशिक्षित महिला थी। पत्नी के नाम की मैं बात करूं तो इनकी पत्नी का नाम था रमा देवी और दादाजी इनके थे बिहारी लाल। ठीक है, तो ये था इनका वंशावली की, मैंने इनकी बात की। अब मैं इनकी शिक्षा दीक्षा की अगर बात करूं तो शिक्षा, इनकी आरंभिक शिक्षा जो थी वो संस्कृत में घर पर ही हुई। आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई? आरंभिक शिक्षा संस्कृत में इनकी आरंभिक शिक्षा हुई। और कहाँ हुई? घर में ही इनकी आरंभिक शिक्षा हुई। और फिर इन्हें इनकी माता जी के प्रयत्न से वहाँ के स्थानीय स्कूल, मतलब इलाहाबाद का जो स्थानीय मिशनरी स्कूल था, उसमें इन्हें दाखिला दिलवा दिया जाता है और उसी मिशनरी स्कूल से ये हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करके निकलते हैं। इनकी औपचारिक शिक्षा केवल और केवल 10वीं तक ही हो पाती है। इसके पश्चात ये स्वाध्याय द्वारा ही उर्दू और फारसी इत्यादि भाषाओं का अध्ययन करते हैं। जो बालकृष्ण भट्ट थे वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, क्योंकि ननिहाल में भी संस्कृत के प्रति जो था वो मोह था, उसका प्रभाव भी इन पर पड़ा। और इनकी जो माता जी जो थी वो बहुत उदार विचारों की और सुशिक्षित महिला थी। माता जी से जो प्रेरणा मिली उसका ही प्रभाव था कि इनकी पढ़ाई लिखाई में, विद्या अध्ययन में रुचि उत्पन्न हो गई। परंतु उसका एक दुष्प्रभाव भी पड़ा कि पिताजी जो क्या थे वो व्यापारी थे और माताजी सुशिक्षित महिला थी। पिताजी चाहते थे कि बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो पढ़ाई में इतना मन ना लगा करके वो व्यापार में उनका हाथ बटाएं।
व्यापार करना सीखे, व्यापार के गुर सीखे, परंतु बाल कृष्ण भट्ट की विद्या अध्ययन में अधिक रुचि थी और वो व्यापार में अपना मन नहीं लगा पाए। व्यापार में मन नहीं लगाने के कारण जो उनके रिश्तेदार थे, पिताजी थे, उन्होंने उन पर दबाव बनाया कि घर संभालो, दुकान संभालो, परंतु उन्होंने जब ऐसा नहीं किया तो घर में एक कलह का वातावरण उत्पन्न हो गया और उस कलह के वातावरण से ये इतना अधिक तंग आ चुके थे कि इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया। उस संपन्न घर को त्यागने के पश्चात इन्हें जीवन भर आर्थिक कष्ट भोगने पड़े, परंतु उन आर्थिक कष्टों को भोगने के पश्चात भी इन्होंने कभी जीवन में हार नहीं मानी और जीवन पर्यंत हिंदी भाषा की सेवा करते रहे। तो जैसा कि अभी बताया कि बेनी प्रसाद भट्ट क्या थे, व्यापारी थे। माता पार्वती देवी जो क्या थी, वो सुशिक्षित महिला थी। रमा देवी इनकी पत्नी थी। आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई? संस्कृत में घर पर ही हुई और बाद में क्या दिलवा दिया गया इनको? स्थानीय मिशनरी स्कूल में दाखिला दिलवा दिया गया और हाई स्कूल की परीक्षा वहीं से उत्तीर्ण करते हैं। और ये इतने अधिक प्रतिभा संपन्न थे। बचपन की अगर मैं बात करूं तो बचपन क्या था इनका? वैसे तो प्रतिष्ठित घराने में उत्पन्न हुए थे, परंतु बचपन में इन्हें ज़्यादा खेलने का, बच्चों के साथ इधर उधर घूमने का चाव बिल्कुल भी नहीं था। इन्हें सत्संग सुनने का और पढ़ने लिखने का अधिक शौक था। ये सत्संग सुनते थे और पुराणों की बातों को कंठस्थ उसी समय कर लेते थे। तो इससे पता चलता है कि कितने तीव्र बुद्धि के और कुशाग्र बुद्धि के उस समय विद्यार्थी रहे होंगे। और यहाँ तक कि जब वो मिशनरी स्कूल में पढ़ते थे तो जो अन्य बच्चे थे उनसे ये आगे रहते थे। बाइबल की परीक्षा में भी सब बच्चों से आगे रहते थे और हमेशा पहले नंबर पर ही ये आते थे, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होते थे। और इस बात का प्रभाव उस समय के जो पादरी थे उस स्कूल के, डेविड जिनका नाम था, उस पर इस बात का इतना ज़्यादा असर पड़ता है, वो उससे इतने ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि बालकृष्ण भट्ट को अपने स्कूल में अध्यापक के तौर पर वो नियुक्त कर लेते हैं। परंतु बालकृष्ण भट्ट जो थे वो अपने संस्कारों को जीने वाले व्यक्ति थे और वो अपनी कक्षा में भी हमेशा टीका लगा करके जाया करते थे, जिससे इनके जो विद्यार्थी है वो इनकी खिल्ली उड़ाया करते थे। कुछ समय के पश्चात बालकृष्ण भट्ट वहाँ से इस्तीफा दे देते हैं। वहाँ से इस्तीफा देने के पश्चात 1885 ईस्वी में ये किसी अन्य संस्कृत स्कूल में अध्यापक के तौर पर कार्यरत होते हैं, परंतु 2-3 साल वहाँ कार्य करते हैं, फिर वहाँ से भी त्याग पत्र दे देते हैं किसी कारणवश। और फिर ये 1889 में कह लीजिए एक कायस्थ इंटर कॉलेज में ये अध्यापक के तौर पर नियुक्त होते हैं, परंतु जल्द ही वहाँ से भी इस्तीफा दे देते हैं। और फिर ये अपना जो जीवन यापन है वो पत्रकारिता के माध्यम से या विभिन्न लेखों के माध्यम से आने वाली जो आमदनी है उससे ही अपना जीवन ये चलाते हैं। तो ऐसे थे बालकृष्ण भट्ट। अब मैं इनकी उपाधियों की और इन्होंने जो एक पत्र प्रकाशित किया जिसका हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, उस पत्रिका की हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी उपाधि की मैं बात करती हूँ। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें हिंदी का स्टील कहा जाता है। और ये किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हिंदी का स्टील कहते हैं। जिस प्रकार प्रताप नारायण मिश्र को ये क्या कहते हैं? हिंदी का एडिसन कहते हैं, उसी प्रकार से बालकृष्ण भट्ट को ये हिंदी का स्टील कहते हैं। क्योंकि स्टील और एडिसन दोनों ही क्या थे? अंग्रेजी के निबंधकार थे।
स्टील में बुद्धि तत्व की प्रधानता पाई जाती है और एडिसन में हृदय तत्व की प्रधानता पाई जाती है। जो प्रताप नारायण मिश्र थे और बालकृष्ण भट्ट थे, ये दोनों ही भारतेंदु युग के बहुत महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। दोनों के निबंधों में लगभग समानता पाई जाती है। थोड़ा बहुत शैली का जो वैशिष्ट्य है वो दिखाई पड़ता है, परंतु लगभग बातें भी समान हैं और बहुत से शीर्षक भी इनके समान ही निबंधों के मिलते हैं। तो क्या है, इसी कारण से रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, इन्हें हिंदी का स्टील कहते हैं और इन्हें क्या है, हिंदी का प्रथम निबंधकार माना जाता है। हिंदी का प्रथम निबंधकार कौन मानते हैं? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय इन्हें क्या मानते हैं? हिंदी का प्रथम निबंधकार मानते हैं और इन्हें क्या माना जाता है? हिंदी गद्य काव्य का प्रवर्तक भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, क्या क्या कहा जाता है? हिंदी का स्टील कहा जाता है इन्हें, और हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है? प्रताप नारायण मिश्र को। कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। हिंदी का प्रथम निबंधकार इन्हें माना जाता है। कौन मानते हैं? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय मानते हैं और इन्हें हिंदी गद्य काव्य का प्रवर्तक भी कहा जाता है। ठीक है, और एक और है डॉक्टर गोपाल राय। डॉक्टर गोपाल राय ये मानते हैं कि ये हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार इन्हें मानते हैं। हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार मानते हैं। कौन मानते हैं? डॉक्टर गोपाल राय। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं सारी की सारी, इन्हें नोट कर लीजिएगा या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इनकी पत्रिका की, क्योंकि जितने भी निबंध थे लगभग सारे के सारे जो हैं वो इनके इसी पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। पत्रिका का नाम था हिंदी प्रदीप, बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी प्रदीप इनकी पत्रिका थी। और कैसी पत्रिका थी ये? मासिक थी। कहाँ से निकलती थी? इलाहाबाद से निकलती थी। और कब शुरू की थी इन्होंने? 1877 ईस्वी में। ठीक है, इलाहाबाद से। ठीक है, और इन्होंने क्या की थी? इन्होंने हिंदी वर्धिनी सभा की स्थापना की थी। हिंदी वर्धिनी सभा कब स्थापना की थी? 1877 में। और कहाँ स्थापना की थी? इलाहाबाद में। मतलब कि जिस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में कविता वर्धिनी सभा की स्थापना की थी 1868 ईस्वी में, उसी प्रकार से इन्होंने इलाहाबाद में हिंदी वर्धिनी सभा की स्थापना की थी। और इसी हिंदी वर्धिनी सभा से ही ये हिंदी प्रदीप जो मासिक पत्रिका थी उसका संपादन करते थे, उसका प्रकाशन ये करते थे। और ये हिंदी प्रदीप जो पत्रिका थी ये 32 वर्षों तक चली। 32 वर्षों तक इन्होंने हिंदी की सेवा की इस पत्रिका के माध्यम से। और इस पत्रिका की क्या विशेष बात है कि इसका सिद्धांत वाक्य, इसका सिद्धांत वाक्य भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा। ठीक है, इसका सिद्धांत वाक्य किसने लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने
लिखा था। क्या था इसका सिद्धांत वाक्य? कि सरस देश स्नेह पूरित शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट हवै आनंद भरै। प्रकट हवै आनंद भरै। शुभ सरस देश स्नेह पुरित प्रकट हवै आनंद भरै। हिंदी प्रदीप प्रकाशी। हिंदी प्रदीप प्रकाशी। हिंदी प्रदीप प्रकाशी मूर्ख तादी भारत तम हरै। भारत तम हरै। तो ये क्या था? ये इस पत्रिका का सिद्धांत वाक्य था, जो कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित रहता था। और इस सिद्धांत वाक्य को लिखने वाले कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? इलाहाबाद से। और किसके तत्वाधान में प्रकाशित होती थी? हिंदी वर्धनी सभा। और काशी वर्धनी सभा की स्थापना किसने की? कविता वर्धनी सभा की स्थापना किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में की थी। ये हिंदी प्रदीप मासिक थी और 1877 में इसका प्रकाशन हुआ था। 32 वर्षों तक ये पत्रिका जो है वो प्रकाशित होती रही। और इसके विषय में एक खास बात ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बालकृष्ण भट्ट जो है वो अपने घर से झगड़ा करके अलग हो जाते हैं, और जिसके कारण जीवन भर इन्हें आर्थिक संकटों को भोगना पड़ता है। और ये जो हिंदी प्रदीप जो इनका मासिक पत्र था, वो भी विभिन्न प्रकार के आर्थिक संकटों से गुजरता हुआ 32 वर्षों तक हिंदी साहित्य की सेवा करता है। इसके विषय में एक खास बात ये है कि इस पत्रिका के बंद होने का क्या कारण था कि 1909 ईस्वी में माधव प्रसाद शुक्ल ने इस पत्रिका में अपनी एक कविता छपवाई कि बम क्या है। कौन सी कविता? बम क्या है। और वो कविता अंग्रेजों को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने इस कविता पर या इस पत्रिका पर 3000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। और उस समय बालकृष्ण भट्ट जो थे वो बहुत बड़े आर्थिक अभाव से जूझ रहे थे, और यहाँ तक कि उनके पास इतने अधिक संकट में उस समय थे कि उनके पास पर्याप्त भोजन भी नहीं था खाने के लिए। तो जुर्माना कैसे भरते? उन्होंने विवश होकर के इस पत्रिका को बंद ही कर दिया। तो यह पत्रिका कब बंद हुई? 1909 ईस्वी में। और 1909 ईस्वी में जब ये पत्रिका बंद कर दी तो श्याम सुंदर दास और रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें काशी बुला लिया। नागरी प्राचार्य सभा के अंतर्गत जब वो हिंदी शब्द सागर का संपादन कर रहे थे, उसे छाप रहे थे, उसे तैयार कर रहे थे, तो उस दौरान वो बालकृष्ण भट्ट को बुला लेते हैं, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट जो थे वो हिंदी व्याकरण ज्योतिष के जो थे वो प्रकांड पंडित थे। तो उन्हें बुला लेते हैं, वैतनिक सहायक के रूप में रखते हैं। परंतु ये जो स्वतंत्र व्यक्तित्व के स्वामी थे बालकृष्ण भट्ट, और वहाँ भी इनकी जमती नहीं है, तो उस कार्य को बीच में ही अधूरा छोड़ करके ये पुनः इलाहाबाद आ जाते हैं और 1914 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब हम इनके साहित्यिक जीवन की बात करेंगे। इन्होंने अपने जीवन में मुख्यतः तो क्या लिखे थे? निबंध लिखे थे, परंतु कुछ उपन्यास और कुछ नाटक भी इनके मिलते हैं, जिनकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगी इनके नाटकों की। इनके नाटक थे, एक तो इनका नाटक था नल दमयंती। नल
दमयंती ये क्या था? ये पौराणिक नाटक था। नल दमयंती इनका क्या था? पौराणिक नाटक था। प्रकाशित हुआ था 1895 ईस्वी में। ठीक है। और एक इनका समसामयिक नाटक मिलता है, नई रोशनी का विष। नई रोशनी का विष, ये कब प्रकाशित हुआ था? 1884 ईस्वी में। और दो इनके प्रहसन मिलते हैं, एक तो है जैसा काम वैसा परिणाम। जैसा काम वैसा परिणाम। जैसा काम वैसा परिणाम कब प्रकाशित हुआ था? 1877 में। और एक और है इनका आचार विडंबन। आचार विडंबन ये कब प्रकाशित हुआ था? 1899 ईस्वी में। और ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही प्रहसन है। ठीक है। एक प्रकाशित हुआ था कब? 1877 में, जब हिंदी जो पत्रिका इन्होंने निकालना शुरू की थी 1877 में। और दूसरा था इनका आचार विडंबन, कब प्रकाशित हुआ था? 1899 ईस्वी में। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं इनके उपन्यासों की। इनके उपन्यास मिलते हैं, एक तो इनका मिलता है, इनका उपन्यास था रहस्य कथा। रहस्य कथा जो कब प्रकाशित हुआ था? 1879 में। दूसरा था इनका नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी ये प्रकाशित हुआ था 1886 में। और तीसरा था सो अजान एक सुजान। सो अजान एक सुजान। सो अजान एक सुजान ये कब प्रकाशित हुआ था? ये प्रकाशित हुआ था 1892 ईस्वी में। तो ये क्या थे? ये इनके उपन्यास थे। और सो अजान एक सुजान को हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास माना जाता है। क्या माना जाता है इसे? हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास माना जाता है। किसे माना जाता है? सो अजान एक सुजान को। तो ये क्या थे? ये इनके उपन्यास थे। रहस्य कथा 1879 में, नूतन ब्रह्मचारी 1886 में, सो अजान एक सुजान 1892 में। और इसे सो अजान एक सुजान को हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास माना जाता है। हाँ, एक बात और है कि इन्हें क्या माना जाता है? इन्हें हिंदी में मनोविकार इन्होंने हिंदी में मनोविकार संबंधी इन्होंने हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंधों की शुरुआत की। निबंधों की शुरुआत की। क्या की? मनोविकार संबंधी निबंधों को लिखने की शुरुआत किसने की? पहल हिंदी में? तो वो थे बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। ये थे इनके उपन्यास। नाटकों की बात हमने कर ली। और अब हम बात करते हैं, इन्होंने अपनी हिंदी प्रदीप में कुछ आलोचनाएं छापी थी, इसीलिए इन्हें व्यवहारिक आलोचक भी कहा जाता है। व्यवहारिक, बहुत ही सैद्धांतिक आलोचनाएं थी, व्यवहारिक आलोचनाएं थी। कौन कौन सी आलोचना थी? एक तो थी नील देवी नाटक की आलोचना इन्होंने की थी। किसका लिखा हुआ था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर
इसकी आलोचना जो है वो बद्री नारायण चौधरी ने भी आनंद कादम्बिनी में छापी थी, और बालकृष्ण भट्ट ने भी संयोगिता स्वयंवर, जो लाला श्रीनिवास दास का लिखा हुआ नाटक है, उसकी आलोचना भी की थी। और एकांतवासी योगी, जो किसका लिखा हुआ है, श्रीधर पाठक का लिखा हुआ है, इसकी आलोचना भी इसमें छपी थी। तो ये क्या थी, ये इनकी आलोचनाएं थी जो इन्होंने अपनी पत्रिका में छापी थी। ठीक है, अब हम इनके निबंधों की बात कर लेते हैं। निबंध ये क्या माने जाते हैं, हिंदी के प्रथम निबंधकार माने जाते हैं। कौन मानता है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय इन्हें हिंदी के प्रथम निबंधकार माने जाते हैं। और निबंधों को लिखने के कारण ही, श्रेष्ठ निबंधों के कारण ही इन्हें, इनके निबंधों में क्या था, बुद्धि तत्व की प्रधानता थी, जिसके कारण रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो इनकी तुलना किससे करते हैं, अंग्रेजी निबंधकार स्टील से करते हैं। ठीक है, और इनके निबंध कौन कौन से हैं, इनके निबंध हैं, एक तो है समझदारी, बात, जबान, साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है, साहित्य, जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ठीक है, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 है इनका स्त्री और उनकी शिक्षा। छठा है किसानों की दुरावस्था, किसानों की दुरावस्था, चंद्रोदय, चंद्रोदय, संसार महानाटकशाला, संसार महानाटकशाला, राजा और प्रजा, राजा और प्रजा, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन। तो ये क्या थे, ये इनके सारे के सारे जो थे, ये इनके विचार परक निबंध थे। कैसे निबंध थे ये, विचार परक निबंध थे। ठीक है, अब हम इनके कुछ आत्मपरक निबंधों की बात करते हैं। इनके आत्मपरक निबंध थे, ईश्वर भी क्या ठठोल है, ईश्वर भी क्या ठठोल है, ईश्वर भी क्या ठठोल है, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, एक अनोखा स्वप्न, एक अनोखा स्वप्न, और स्वर्ग में सब्जेक्ट कमेटी, स्वर्ग में सब्जेक्ट कमेटी,
स्वर्ग में सब्जेक्ट कमेटी। रोटी तो किसी भांति कमा खाए मुछंदर। रोटी तो किसी भांति कमा खाए मुछंदर। तो ये क्या थे? ये इनके आत्म व्यंजना परक निबंध थे। क्या थे? आत्म व्यंजना परक निबंध थे। ठीक है, जिनमें इन्होंने स्वयं को अभिव्यक्ति प्रदान की है। और इनके विषय में डॉक्टर नगेंद्र क्या लिखते हैं? डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि मिश्र और भट्ट, मिश्र एवं भट्ट इस युग के सच्चे आत्मनिष्ठ निबंधकार हैं। प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट की बात कर रहे हैं कि इस युग के सच्चे आत्मनिष्ठ आत्मव्यंजना परक निबंधकार डॉक्टर नगेंद्र किसे मानते हैं? मिश्र एवं भट्ट को मानते हैं, क्योंकि मिश्र और भट्ट की जो निबंधावली थी, वो उनकी जो शैली थी वो लगभग क्या थी? समान थी। जिस प्रकार बालकृष्ण भट्ट जो है वो इस युग के महत्वपूर्ण निबंधकार थे, उसी प्रकार से प्रताप नारायण मिश्र भी इस युग के बहुत निबंधकार थे। दोनों ही एक दूसरे से प्रभावित थे। बालकृष्ण भट्ट जो है वो प्रताप नारायण मिश्र ने एक निबंध लिखा था बातचीत, उससे प्रभावित होकर के बातचीत निबंध लिखते हैं। और प्रताप नारायण मिश्र ने भौ निबंध लिखा था, उससे प्रभावित होकर ये लीलार निबंध को लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और लगभग सब बातें इनके विषय में हो चुकी हैं। तो अगले व्याख्यान में हम बात करेंगे भारतेंदु युग के ही अन्य गौण कवियों की, और उससे अगले व्याख्यान में मैं बात करूंगी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो युग है, भारतेंदु युग की क्या विशेषताएं थी। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि, आपका दिन मंगलमय हो। और अगर मेरा काम आपको पसंद आया, मेरा व्याख्यान पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।